तो टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कहां चला गया भाई? ये टॉपिक अल्तमस जोर से पढ़ना। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, हाँ फिर से पढ़ना जोर से। ठीक है, अब मेरी बात देखो, यहां पे लिखा, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये पहले मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आगे की कहानी बताता हूँ। सुनो मेरी बात सुनो। यहाँ पे ना सीन क्या, मान लो क्या हुआ भाई, एक है ना ये था, क्या था, क्रैकर। क्रैकर यानी क्रैकर यानी अरे वो छोटे छोटे बॉम्ब्स होते हैं ना जो हम लोग दिवाली में फोड़ते, ओके, उनको क्रैकर, फटाके बोलते हैं ना हम लोग उसको, ओके, वो क्रैकर होता है। क्या होता है वो? क्रैकर। ठीक है, तो एक क्रैकर क्या हुआ, क्या होता है क्रैकर, क्या होगा भैया? फटेगा। फटने मतलब क्या हुआ? एक्सप्लोड हुआ, है ना। अब एक्सप्लोड हुआ कुछ इस तरीके से एक्सप्लोड हुआ कि उसके 1 2 3 4 कितने पीस बने भाई? बोलो ना, 4 पीस बने। अब वो जो 4 पीस बने ना भाई, उन सबके अपने अपने क्या थे? मास। जैसे कि पहले पार्टिकल का मास था m1, दूसरे का m2, तीसरे का m3, चौथे का m4। ओके, अच्छा, जब ये फूटा ना एवरन, तो सब अपने अपने डायरेक्शन में गए। जैसे ये बंदा एवरन ये डायरेक्शन में गया, ओके, इसका वेलोसिटी कितना था? v1। दूसरा बंदा जो ये डायरेक्शन में गया, उसकी वेलोसिटी v2। वैसे ही थर्ड का, और वैसे ही फोर्थ का। ये कहानी थी। ओके सर, ये क्या लिखा है जगह, हर जगह P1, P2, P3, P4? तो भैया याद रखना, P जो होता है, P है सिंबल इसका, लीनियर मोमेंटम। नॉर्मली ऐसा बोलते हैं, क्या? लीनियर मोमेंटम। प्लूरल फॉर्म में उसको कहा जाता है मोमेंटा। लिखते रहो भाई, हाथ चलते रहना चाहिए। मोमेंटम, ओके, या प्लूरल फॉर्म में कहते हैं उसको मोमेंटा। ओके, तो भाई देखो, हमारे पास है ना एवरीवन 4 लोग है ना, 4 पीस है ना। ओके, तो सबका हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लीनियर मोमेंटा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ एवरीवन, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ओके, मोमेंटम होता है P, फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। लिख लो, साथ साथ में हाथ चलते रहना चाहिए, हाथ रुकना नहीं चाहिए भाई। देखिए, है ना। तो मोमेंटम क्या है भैया? मास इनटू वेलोसिटी। सब बोलो, मोमेंटम इक्वल टू, पूरा बोलो ना, मास इनटू वेलोसिटी। वैसे हम बात कर रहे हैं फिलहाल कौन से मोमेंटम की भाई? लीनियर मोमेंटम की। सर लीनियर मोमेंटम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पार्टिकल ऐसे आगे जा रहा है ना, घूम तो नहीं रहा है ना। अगर घूमता तो हम उसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं? लेकिन सीधे सीधे जा रहा है ना, तो इसलिए हमने क्या नाम दिया उसको? लीनियर मोमेंटम। तो फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। तो आप ही बताओ, पहले पार्टिकल का मास क्या है? m1, पहले पार्टिकल का वेलोसिटी v1। तो क्या ये ठीक है? यस। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल का मास, वेलोसिटी, तो मोमेंटम क्या आएगा? है ना। थर्ड पार्टिकल का मास, वेलोसिटी, सबको खड़ा कर दूंगा मैं, आवाज चाहिए मुझे। ओके, तो मोमेंटम क्या आएगा? p3। वैसे ही फोर्थ पार्टिकल का। सही है एवरीवन? ओके, चलो भाई, अभी मेरी एक बात सुनो, एवरीबॉडी हियर। ओके, देखो भाई, तो सीन इमेजिन करते कि भैया 4 पार्टिकल एक्सप्लोड, मतलब एक पार्टिकल, एक क्रैकर एक्सप्लोड हुआ, उससे 4 पार्टिकल बने, चारों अलग अलग डायरेक्शन में गए, चारों। अच्छा, चलो इमेजिन करो, बाहर से और कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। लिखा है देखो यहाँ पे, अल्तमस जोर से पढ़ना। अल्तमस सुन, एकदम एकदम अलर्ट मेरे, मैं जैसी बोलूंगा वैसी आवाज आनी चाहिए, पढ़ फटाक से। चलो मान सकते हैं या मान लेते हैं कि इस पूरे सिस्टम में, ओके, ये क्या है भैया? एक सिस्टम। इस पूरे सिस्टम में कोई बाहर का फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ यही लोग हैं, P1, P2, P3, P4। अब है ना, सुनो कहानी। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो, तो देख के ही पता चलता है P1 के एग्जैक्टली सामने कौन है? P3। तो एकदम इधर देखो क्या लिखा है, P1 इक्वल टू माइनस P3। क्यों? इक्वल एंड ऑपोजिट। क्या? ये सब खड़े रहो, सब खड़े रहो, सब खड़े रहो। हाँ बोलो, क्या? इक्वल एंड, अब लिखो लिखो, क्यों ऐसा? इसका मतलब क्या है? इक्वल एंड ऑपोजिट। सेम कहानी इधर है भाई, P2 इधर है,
ओके सॉरी, P2 इधर है, P4 इधर है, सेम कहानी, इक्वल है और ऑपोजिट है, इक्वल है और ऑपोजिट है। बस देखो भाई, तो लिखा है P1 इक्वल टू माइनस P3 एंड P2 बार इक्वल टू माइनस P4 बार, है ना, क्योंकि ये सारे मोमेंटम इक्वल भी है और ऑपोजिट। यही इसका मतलब है ना, देखो भैया, P1 के पास प्लस है, P3 के पास माइनस है, बीच में इक्वल टू की साइन है, मतलब ये दोनों इक्वल भी है और अपोजिट भी है। सेम कहानी इसकी। अच्छा एवरीवन, अगर ये बात है तो यार सिंपल सी बात ये होगी, अगर हमने P3 को यहाँ लेकर आया, ओके, किसको यहाँ लेकर आया, P3 को, ओके, या मान लो हमने ऐसा कर दिया, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, मान लो हमने सबको ऐड किया, किसको ऐड किया, P1 बार प्लस P2 बार प्लस P3 बार प्लस P4 बार, तो पता है क्या होगा, इधर आंसर जीरो हो जाएगा। कैसे सर आंसर जीरो हो जाएगा, आप ही सोचो एवरीवन, P1 बार इक्वल टू क्या है, माइनस P3 बार, है ना, P1 बार क्या है, मतलब P1 बार की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस P3 बार, P2 बार क्या है, माइनस P4 बार, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस P4 बार, यहाँ पे P3 लिख दो, यहाँ पे P4 लिख दो, आप ही सोचो, माइनस P3 प्लस P3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस P4 प्लस P4 भी, और आंसर क्या मिलेगा, है ना। इसका मतलब अगर आपने चारों को प्लस किया तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा। अभी मेरी एक बात सुने, ओके, अगर ये बात सच है, प्रूव कर लिया हमने, ओके, क्या प्रूव कर लिया हमने, अल्तमस जोर से पढ़ना, अगर ऐसा है तो भैया हमने तो सुना था P1 बार इक्वल टू क्या है, P1 बार इक्वल टू क्या है, M1 बार M1 बार, P1 बार इक्वल टू M1 इंटू V1 बार, P2 बार इक्वल टू क्या है, M2 इंटू V2 बार, P3 बार क्या है, अरे देख के तो बोलना है, P4 क्या है ना, फाइन। बस अब एवरीवन आप ही सोचो, अगर P1 बार की ये वैल्यू है, यहाँ लिख दिए, P2 बार की ये वैल्यू है, यहाँ लिख दिए, P3 बार की ये वैल्यू है, यहाँ लिख दिए, P4 बार की ये वैल्यू यहाँ लिख दिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब अगर हमने चारों को प्लस किए तो आंसर क्या आ रहा है भाई, जीरो। ओके ओके, इसका मतलब ये भी होता है एवरीवन, सुनो ध्यान से सुनो, ओके एवरीवन हियर, इसका मतलब ये भी होता है कि जितना मोमेंटम एक्सप्लोजन के पहले था और जितना मोमेंटम एक्सप्लोजन के, वो दोनों मतलब आप है ना, क्रैकर को सुनो, क्रैकर के एक्सप्लोड होने से पहले का मोमेंटम अगर देखोगे और क्रैकर के एक्सप्लोड होने के बाद का, आपको मोमेंटम इक्वल मिलेगा। ओके, इसको बोलने का दूसरा तरीका ये है, लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। सर कंजर्व्ड मतलब सिंपल लैंग्वेज में कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम आपका क्या रहेगा भैया, कांस्टेंट। ओके हियर देखो, कंजर्व्ड का मतलब क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीबॉडी हियर, कंजर्व्ड का मतलब क्या है। अभी इमेजिन करो, अल्तमस सुबह घर से निकला, इसके पास 100 रुपीज थे, कितने थे, 100 रुपीज। ये थोड़ा आगे गया, इसका कोई दोस्त मिला, उसने उससे इसने 100 रुपए लिया, अब कितने हो गए, 200 हो गए भाई, है ना। ओके हियर एवरीवन, आगे गया, उसमें से 50 रुपये कहीं खर्च हो गया, फिर थोड़ा आगे गया, इसको कहीं गिरे हुए 100 रुपये मिले, वो उठा लिया। ऐसा करते 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 पूरा दिन में कहीं से पैसे ले रहा था, किसी को पैसे दे रहा था, ऐसा करते करते जब घर पे वापस आया शाम में, तो देखा इसके पास अभी भी 100 रुपीज ही है। कितना है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अल्तमश के पास जितने पैसे सुबह थे अभी भी, मतलब घर से निकलने से पहले इसके पास कितने थे और घर से निकलने के बाद, तो दोनों इक्वल है, दोनों, है ना, है ना, अमाउंट बिफोर गोइंग आउट, अमाउंट आफ्टर कमिंग होम, दोनों। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अमाउंट कांस्टेंट है। ओके, बस उसी का दूसरा नाम है कंजर्व्ड। क्या नाम है, आप कंजर्व्ड बोलो, या यहां पे भी तो वही लिखा, देखो ना, एक्सप्लोजन के पहले और एक्सप्लोजन के लीनियर मोमेंटम दोनों का, ये वही तो कहानी हो गई भाई। घर से निकलने से पहले जो अमाउंट था और घर से निकलने के, वो दोनों इक्वल है। सही है, ओके, इसी को कहते हैं कंजर्व्ड। सारी चीजें लिख लो जल्दी से, बैठो, सुनो एवरीवन, एवरीवन हियर, सुनो मेरी बात। देखो हमने अभी भी पढ़े थे कि भाई
मोमेंटम बिफोर और मोमेंटम आफ्टर इक्वल होता है। ओके, उसी को यहां पे लिखा गया, टोटल मोमेंटम इज 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 कंजर्व मतलब कांस्टेंट। ठीक है, बस सिस्टम ऐसा होना चाहिए। सब बोलो कैसा होना चाहिए? सिस्टम। पूरा नाम बोलो। देखो भैया, यहां पे इस केस में आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स कोई भी लिखा है। यहां पे क्या लिखा है? सब बोलो। तो जिस सिस्टम में बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता उसको कहते हैं, मार्क कर लो, ये मार्क कर लो, इसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, और ऐसे सिस्टम में टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होगा। जितना मोमेंटम पहले उतना मोमेंटम बाद में। एक्सप्लोजन के पहले जितना मोमेंटम, एक्सप्लोजन के बाद में भी उतना ही मोमेंटम। ठीक है, फाइन। इसको कहते हैं कंजर्व्ड या कांस्टेंट। अब यह दुनिया भर की चीजें का एग्जाम्पल दिया गया है, बस यही बात याद रखना। लेकिन मेन चीज हंसला, जोर से पढ़ना। टॉपिक क्या है? कोलिजन। ओके, कोलिजन मतलब टकराना। कोलिजन मतलब लिख लो भाई। ओके, सिंपल हिंदी में उसका मतलब होता है टकराना। जब जो चीजें टकराती है ना तो हम बोलते हैं भैया कोलिजन हुआ है। ठीक है, चलो अभी सुनो यहां पे एवरीबॉडी हियर नाउ। क्या सुन रहे हैं हम लोग? देखो हियर, कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज इन विच, ध्यान से सुनना, कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में क्या हुआ भैया? टकराए, दो बॉडीज टकराए। ओके, इन विच क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम इज कंजर्व मतलब वही बिफोर आफ्टर। कोलिजन के पहले का काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के अगर इक्वल रहा तो उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम इज कंजर्व अलोंग विथ लीनियर मोमेंटम। मतलब इसका मतलब भैया ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो तो कंजर्व है ही, वो तो कंजर्व होगा ही, साथ में और कौन कंजर्व होगा? यानी 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 टकराए, दो चीजें टकराए। ध्यान सुनो, दो चीजें आपस में टकराए। हमने क्या किया? टकराने के पहले का काइनेटिक एनर्जी देखा दोनों का, और टकराने के बाद का काइनेटिक एनर्जी देखा, और पता चला कि भैया टकराने के पहले का काइनेटिक एनर्जी और टकराने के, ये देखो ना लिखा है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मतलब टकराने के पहले, काइनेटिक एनर्जी फाइनल यानी टकराने के बाद। अब टकराने के बदले हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो कोलिजन के पहले का काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के बाद का काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल होगा। और दूसरी चीज, कोलिजन के पहले का लीनियर मोमेंटम, अभी अभी देखे थे लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो ये क्या है भैया? पहले बॉडी का मास, पहले बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है? दूसरे बॉडी का मास, दूसरे बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी। यू मतलब हमेशा इनिशियल वेलोसिटी। लिखो भाई, 50 बार बता चुका हूं ये बात। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है। ओके, चलो फटाफट लिखो, मैं फटाफट बता दो कौन सी चीज क्या है। ओके, दो बॉडीज है, देखो यहाँ पे एवरीवन हियर, दो बॉडीज है ऐसी। ओके, एक का मास है m1, एक का मास है m2। दोनों एक दूसरे से टकराने के लिए आ रहे थे। उस वक्त पहले की वेलोसिटी u1 थी, दूसरे की वेलोसिटी u2 थी। ये कब की बात है? टकराने के पहले। बाद में क्या हुआ? दोनों टकराए, और टकराने के बाद अब दूर जा रहे ना, तो मास तो अभी भी इसका m1 ही है, इसका m2 है, लेकिन वेलोसिटी अब इसकी क्या हो गई? v1, और इसकी क्या हो गई? v2। u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी। ऐसा डायग्राम बना लो इसी के बाजू में और लिखो u एकदम फटाफट लिखो। u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, ये सारी बातें लिखो। ठीक है, रेडी? इधर देखो हियर, तो सीन क्या है? m1 कौन है? मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी। m2 के मास ऑफ द, इधर भी वही, इधर भी वही है, इधर भी m1 m2, इधर भी m1 m2 है। u1 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी। u2 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी। थोड़ा डोर आगे कर दो। v1 v2 क्या है? v1 है फाइनल वेलोसिटी, या मैं बोलूंगा वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी का, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन सेकंड बॉडी का। ठीक है कहानी है एवरीवन? ओके, इसको खड़े रहे जल्दी से। हाँ चलो एवरीवन हियर, u1 कौन है? वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी बिफोर कोलिजन। u2 कौन है? वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी बिफोर कोलिजन। v1 कौन है? वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन। v2 कौन है? वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन। सिंपल लैंग्वेज में ये पहली बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, ये कोलिजन के पहले, ये कोलिजन के, बस यही तो कहानी है।
ओके एवरीवन हियर, चलो सुनो, थोड़ा इधर ध्यान दो ना, तो खड़ा रख दूंगा मैं इधर एकदम हियर। अब ये तो हो गया एवरीवन m1 m2। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये जो लीनियर मोमेंटम है ना, क्या उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम वी। अभी पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? P इक्वल टू, P कौन है सर? लीनियर मोमेंटम। M कौन है? मास। V कौन है? वेलोसिटी। बराबर। तो सुनो मेरी बात ध्यान से। अब है ना पहला बॉडी, पहले बॉडी का मास कितना था? m1। पहले बॉडी का मास कितना है? m1। और पहले बॉडी का टकराने के पहले वेलोसिटी कितना था? u1, या u1 बार बोल लो, ठीक है। यानी ये हो गई पहले बॉडी की मोमेंटम टकराने से पहले। तो ये क्या है? दूसरी बॉडी का मोमेंटम टकराने से पहले, बिफोर कोलिजन, है ना। सेम उस तरफ चलो, उस तरफ ये क्या है? पहले बॉडी का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और ये पहले दूसरे बॉडी का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और दोनों के बीच में कौन सी साइन है? इसका मतलब इन दोनों का टोटल और इन दोनों का टोटल आपस में, इसका मतलब ये है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू, फिर से बोलो, फिर से बोलो, जोर से बोलो यार। वाह, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम हमारा क्या हुआ है? बोलो ना, बोलो ना। कंजर्व्ड का इसी को बोलते हैं कंजर्व्ड। ये जो हम लोग बोले ना, कोलिजन के पहले कोलिजन के बाद में चीजें इक्वल होती है, इसी को एक वर्ड में क्या बोलते हैं? बस अब बोलने का तरीका है यार, इतना सब बोलने से अच्छा सिर्फ एक वर्ड बोल दो, कंजर्व्ड। मतलब भैया पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम इक्वल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, फाइन। ये तो हो गई मोमेंटम की बात। अब इसमें एक और बात लिखी थी, क्या? वो भी बोले क्या रहेगा? यानी टकराने के पहले का काइनेटिक एनर्जी और टकराने के बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इतना है, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इतना है। सर ये समय, ये जो सिंबल है ना, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, इसको बोलते हैं समेशन। क्या कहते हैं इसको? सर समेशन मतलब, अरे अभी अभी यहाँ पे ना अपन बार बार एक वर्ड यूज कर रहे थे, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम। समेशन का मतलब ही होता है टोटल। ओके, यानी ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन, और ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है आफ्टर कोलिजन, और ये भी मतलब ये भी कंजर्व हो रहा है। तो दो लोग कंजर्व हो रहे, कौन कौन? मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन? और मैं ये उम्मीद करता हूँ अपनी सारी चीजें लिख ली जो भी मैंने बताया, ठीक है। और इसीलिए मैं इसको हटा रहा हूं। अब सुनो मेरी बात। तो दो लोग कंजर्व हो रहे हैं, एक है आपका ये कौन है सर? ये है आपका लीनियर मोमेंटम, ये भी कंजर्व है। दूसरा ये कौन है सर आपका? तो दोनों के दोनों क्या रहेंगे? अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो उस कोलिजन को कहा जाएगा इलास्टिक कोलिजन। तो भैया अब हम लोग क्या देख रहे भैया? कोलिजन के टाइप्स, कोलिजन के टाइप्स। भाई पहला हमने कौन सा टाइप देखा? इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा एवरेन? दो चीजें इक्वल होंगी, दो चीजें कांस्टेंट होगी, दो चीजें कंजर्व होगी, एक दूसरा लीनियर मोमेंटम, बस। ओके सर, असली जिंदगी में इलास्टिक कोलिजन कहाँ होता है? लिखा है इलास्टिक कोलिजन इज, सब बोलो जोर से। भैया रियल लाइफ में ऐसा होना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि दोनों चीजें कंजर्व नहीं होती है। कौन दोनों चीजें? लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, दोनों चीजें एक साथ कंजर्व नहीं होती है, ठीक है, इसलिए मुश्किल है, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल होता ही नहीं है, लिखा है however in many situation, जैसे कि द इंटर एटॉमिक कोलिजन या द इंटरमोलिकुलर कोलिजन। कौन से? इंटर एटॉमिक कोलिजन और दूसरा, सर क्या मतलब? सर इधर देखो भाई, मेरी बात सुनो एवरीवन। कभी कभी क्या होता है मालूम है एवरीवन? हियर एटम्स जो है ना, एटम्स वो आपस में टकराते हैं, खास करके गैस के मॉलिक्यूल। किसके? किसके? फटाफट जवाब दो और जोर से जवाब दो। तो इमेजिन करो यार, हमने एक बॉटल लिया, उस बॉटल के अंदर हमने गैस रख दिया। क्या रख दिया? गैस। तो अभी गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, या गैस के जो एटम होते हैं, वो कभी एक जगह बैठते नहीं है। फिर सर क्या करते हो लोग? कंटिन्यूअसली भागते रहते हैं, जिसको कहा जाता है रैंडम मोशन। क्या? बोलो, बोलो। मतलब मोशन मतलब भागते रहते हैं, रैंडम मतलब कैसे भी।
कैसे भी भागेंगे, कोई इधर कोई उधर कोई उधर कोई उधर, होता ना एवरीवन। जब स्कूल छूटती है, ओके, तो स्कूल के गेट के अंदर तक तो कहानी ठीक रहती है। जैसे ही भाई गेट के बाहर स्टूडेंट आता, कोई लेफ्ट जा रहा, कोई राइट जा रहा, कोई सीधा जा रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई टॉफी वाले के पास भाग रहा, कोई वड़ा पाव वाले के भाग रहा, कोई मम्मी डैडी के पास भाग रहा, यही सब होता ना एवरीवन। मतलब क्या, रैंडम। कौन जाएगा कहाँ जाएगा कुछ नहीं पता। जब तक गेट के अंदर थे सब तक एक लाइन में थे भाई, बाहर आ गए सब बिखर गए, है ना। ऐसे ही होता जब ट्रेन से निकलते उतरते भागते लोग कैसे जाते, रैंडम, कोई भी कहीं भी जा रहा है। सही है, ओके, यही चीजें तो होती है। तो मेरी बात सुनो, तुम इमेजिन करो एक कंटेनर है, क्या है, हाँ उसमें गैस है, क्या है, और उसमें गैस के मॉलिक्यूल है या गैस के एटम है, एक दो नहीं, मिलियंस मिलियंस ऑफ एटम है। और सब के सब क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। कैसे भाग रहे, अड़ा टेढ़ा भाग रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं, रैंडम मोशन। तो मुझे एक बात बताओ, अरे इमेजिन करो आपके, इमेजिन करो यार, यहीं पर, ओके, आप सब ने यहाँ वहाँ भागना शुरू किया, ओके, यार कोई यहाँ से वहाँ भाग रहा है, कोई यहाँ से यहाँ भाग रहा है, ओके, और सबके आँख पे पट्टी बंधी हुई है, सबके आँख पे, तो टकराने का चांस है, यस। अरे ये तो यार हम लोग ह्यूमन बीइंग है, तो भी टकराने का चांस, ये तो मॉलिक्यूल है, ये तो इनके टकराने के चांस तो बहुत ज्यादा है भाई, है ना। तो टकराते लोग, ठीक है। तो भाई याद रखना, जब एटम आपस में टकराते या जब मॉलिक्यूल आपस में टकराते, यहाँ लिखा है इंटर एटम, एटम आपस में टकराएंगे तो क्या बोलेंगे, इंटर एटमिक कोलिजन। मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो, ये देखो दुनिया में वैसे तो यहाँ लिखा गया है भैया इलास्टिक कोलिजन होना, लेकिन 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 एटम के बीच का जो कोलिजन होता है या मॉलिक्यूल के जो बीच का कोलिजन होता है, लिखा है आर कंसिडर्ड टू बी इलास्टिक, उनको इलास्टिक कोलिजन माना जाता है। वो भी एक्चुअली एग्जैक्टली नहीं होते, लेकिन माने जाते, कंसिडर किया जाता है कि वो इलास्टिक कोलिजन है। बाकी असली दुनिया में इलास्टिक कोलिजन जल्दी होता नहीं है। बात समझ में आई, बस यही कहानी है। एवरीवन बैठ जाइए, सुनो यहाँ पे। अब देखो भाई इन इलास्टिक कोलिजन, अब इसमें क्या होगा एवरीवन, इसमें ना देखो एवरीवन, ध्यान से देखना, अगर आप ऊपर और नीचे देखोगे आपको इमेजिन सब फटाक से समझ में आ जाएगा कि ना यहाँ पे ये वाला पार्ट तो पहले जैसे ही है, पहले भी ये दोनों इक्वल थे, अभी भी ये दोनों, लेकिन ये देखो यार यहाँ पे चेंज आ गया, है ना, कि पहले ना ये दोनों अभी नहीं है, इक्वल नहीं है। इसीलिए एवरीवन सुनो सुनो सुनो, अ कोलिजन इज सेड टू बी इनइलास्टिक, लिखा है इफ देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, यानी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया। इसका मतलब यह है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल, क्योंकि लॉस हो गया। बात को समझो अच्छे से, एवरीवन हियर, ओके। अब मेरी एक बात सुनो, लेकिन लीनियर मोमेंटम पहले की तरह ही, ये देखो ये हमारा कौन है, ये सब मोमेंटम है ना, क्या है, मोमेंटम हमारा कंजर्व्ड है। मोमेंटम जितना पहले था उतना बाद में भी है, और ये कंडीशन तो पहले भी थी, लेकिन पिछली बार काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल था, इस बार काइनेटिक एनर्जी क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि लिखा है काइनेटिक एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। मतलब पहले जितना काइनेटिक एनर्जी था ना वो ज्यादा होता है और बाद का काइनेटिक एनर्जी कम होता है, इसीलिए दोनों इक्वल नहीं है। ओके एवरीवन हियर, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यूसुफ जोर से पढ़ना, जोर से, एकदम जोर से। बट हाँ भैया लीनियर मोमेंटम इक्वल है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का, और ऐसे कोलिजन को हम कहते हैं, यस,
ठीक है, फाइन। सर क्यों होता है सर लॉस काइनेटिक एनर्जी का? इसमें एनर्जी क्यों लॉस होती है सर? देखो लिखा है, द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज नंबर वन आइदर ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन। कभी कभी क्या होता है, मॉलिक्यूल के आपस में ये ना फ्रिक्शन होता है, ये जो मॉलिक्यूल आपस में घसते हैं ना, उसकी वजह से फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस हो जाता है। इसको फिर से खड़े रहते हो। ओके, दूसरी चीज क्या लिखा है, सब बोलो, बोलो ना। हाँ, तो वाइब्रेशन मोशन ऑफ एटम, यानी क्या होगा, एटम जो है ना आपस में कभी कभी ना वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? वाइब्रेट करता है। अब इन सब के वजह से क्या होता है एवरीवन, चीजें हीट हो जाती है, और हीट की वजह से हमारा एनर्जी का लॉस होता है। सुना अभी है ना, जब हम लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज ज्यादा यूज करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक की चीज क्या हो जाती है, हीट हो जाती है कि नहीं? तो हमारे लिए वो हीट हो गया, एनर्जी के हिसाब से वो लॉस हुआ है। फोन पे ज्यादा बात करो, फोन गर्म हो जाता है ना, हमारे हिसाब से गर्म हुआ है, लेकिन एक्चुअली एनर्जी का लॉस हुआ है। सही है। कार ज्यादा चलती है, हीट होता है कि नहीं? यही सब बात है। तो भाई क्या होता मालूम है, इसकी वजह से कि भैया कभी कभी ना इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ एटम के वजह से, या कभी कभी वाइब्रेशनल मोशन ऑफ एटम की वजह से चीजें क्या हो जाती है, और इस हीट की वजह से हमारा काइनेटिक एनर्जी का, इसीलिए भैया काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं रहता, लेकिन मोमेंटम हमारा, और ऐसे कोलिजन को हम कहते हैं। ठीक है, तो भैया दो टाइप के कोलिजन हमने देखे। पहले क्या देखा भैया, इलास्टिक, और फिर क्या देखे, इन इलास्टिक। और अब हम देखेंगे, सब पढ़ो, क्या देखेंगे, बोलो ना जोर से। अब इसमें देखो क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, एवरीवन हियर, ओके। अब मेरी एक बात सुनो सब इधर, इमेजिन करो आपने मड लिया, मड मिट्टी, गीली मिट्टी, और उसको उठा के आपने दीवार पे मारा, ठीक है, और ये जो गीली मिट्टी थी, ये दीवार से जैसी गया टकराया, उसी को चिपक गया। क्या हुआ, जरा बराबर से मेरी बात याद रखना, यहां पे क्या लिखा है, कोलिजन इन विच कोलाइडिंग बॉडीज स्टिक टुगेदर कब? ओ, सुना आपने एवरीवन? ओके भाई, एक कार मूव हो रही थी, एक कार चल रही थी, ठीक है, तुमने कोई ऐसी स्टिकी चीज उठा के कार पे मार दिया, वो चीज जाके उसकी गाड़ी को चिपक गया, गाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ा, गाड़ी अभी भी चल रही है, यानी वो कोलिजन तो हुआ, कोलिजन तो, लेकिन दोनों साथ में चल रही है। सुना आपने एवरीवन? देखो यहां लिखा है, कोलिजन इन विच कोलाइडिंग बॉडी स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन एंड, बोलो ना, बोलो ना, यानी अब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। सुना आपने? ओके, दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, सेम हो गई। यार वो पता है मॉल्स में इधर उधर वो गेम होता है, डैशिंग कार, डैशिंग कार पता है ना, वो कार से डैश करते एक दूसरे को। ओके यार, खिलाया हमजा कभी डंजर डैशिंग कार? नहीं, मना के लिए ही नहीं इसको डैशिंग कार में यार। चलो बोले यार, सुनो मेरी बात ध्यान से। तो उसमें क्या होता है, एक कार दूसरे कार को डैश कर रही, दूसरा कार तीसरे कार को डैश कर रही, ऐसे ही होता है ना बेटे। तो चलो इमेजिन करो एक सीन, एक बच्चा जो है ना स्लोली गाड़ी चला रहा है, दूसरा बच्चा एकदम फास्ट आता है, उसको हिट करता है, और ऐसा हिट करता है कि थोड़ी देर तक दोनों गाड़ी, वही तो सीन है, कोलिजन इन विच कोलाइडिंग बॉडी स्टिक टुगेदर आफ्टर, और उसके बाद मूव विथ, बस इसको कहते हैं, सब बोलो क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, हाँ ओके। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की एक खास बात सुन लो भैया, देखो जब बोल दिए इन इलास्टिक, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल
नहीं रहेगी। लॉस होता है ना इन इलास्टिक कोलिजन में, हमने सुना था। लेकिन एक बात सुन लो भैया, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो मार्क कर लो भैया। पूछा जाएगा काइनेटिक एनर्जी का लॉस सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो याद रखना यहाँ पे होता है। कहाँ पे? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में। ठीक है फाइन एवरीवन। तो तीन चीजें हमने देखे, तीन टाइप के कोलिजन देखे ना हमने। पहला नाम क्या था, दूसरा और तीसरा, यस ठीक है। चलो इधर आ जाओ हियर। अगला टॉपिक हमारा ये है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या नाम है? गर्ल्स आवाज नहीं आ रही है मेरे को, बोलो क्या नाम है? सबका नाम, सबकी आवाज बोलो। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बाद में, पहले ये समझाता हूं रेस्टिट्यूशन क्या चीज है। देखो नाम ही समझ लो, रेस्टिट्यूशन। ओके सुनो क्या है मालूम है एवरीवन हियर। अब इमेजिन करो आपने एक रबर बॉल लिया। क्या लिया? क्या लिया? हाँ एकदम अलर्ट और एक्टिव रहे। ठीक है सुनो अभी यहाँ पे। दूसरा मान लो आपने क्ले का बॉल लिया। किसका? क्ले का बॉल, मिट्टी का बना हुआ बॉल। ओके अबे ना रबर बॉल को आप नीचे फेंके, बाउंस होके हाथ में आ गया। सेकंड टाइम किए फटाक से हाथ में, थर्ड टाइम किए फटाक से, ऐसा आप करते जा रहे हो। किसके साथ? रबर बॉल के साथ। क्या यही चीज क्ले के बॉल के साथ भी कर पाओगे? नहीं। क्या होगा? क्ले का बॉल बाउंस होके ऊपर नहीं आएगा, रबर का बॉल बाउंस होके, लेकिन क्ले का बॉल बाउंस होके शायद ऊपर, उतना ऊपर नहीं आएगा, है ना। तो भाई रेस्टिट्यूशन क्या है? एबिलिटी टू बाउंस बैक। जब कोई चीज कोलाइड होती है, जैसे रबर का बॉल जाके फ्लोर के साथ टकरा रहा है, इधर यूसुफ इधर, रबर का बॉल फ्लोर के साथ टकरा रहा है ना, कोलिजन हो रहा है ना। क्या हो रहा है? लेकिन कोलिजन होने के बाद रबर का बॉल बाउंस हो रहा है, वापस से बाउंस बैक हो रहा है ना। इसी को रेस्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ अभी सुनो सर, क्या हम पहले से पता कर सकते हैं कि कोई चीज बाउंस ज्यादा होगा या कम होगा या नहीं होगा? क्या सर हम ये पहले से ही बता सकते हैं बिना बाउंस किए? इसका जवाब है हाँ। हम भैया साइंस में पहले से ही बता सकते हैं कोई बॉडी कितना बाउंस होगी, कम बाउंस होगी, ज्यादा बाउंस होगी, नहीं बाउंस होगी, पहले से ही बता सकते हैं। कैसे सर? बस उसी टॉपिक का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक ऐसा फॉर्मूला है जो पहले से बता देगा कि ये चीज ज्यादा बाउंस होगी या कम बाउंस होगी या बाउंस ही नहीं होगी। ठीक है। अब मेरी एक बात सुन, कैसे कैसे होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। जब भी कैलकुलेशन करोगे आप, इधर इधर सुनो, पहले सुनते रहो साथ में और लिखते भी रहो। जब भी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कैलकुलेशन करोगे, उसका आंसर हमेशा इन दोनों नंबर के बीच में आएगा। कौन से दो नंबर के बीच में? 0 से 1 के बीच में। ठीक है। अभी मान लो आपने दो बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाला, एक का आया 0.9 और दूसरे का आया 0.1। एक का कितना है और दूसरे का कितना है? मान लो एक बॉडी था ए, एक बॉडी है बी, एक का इतना, एक का इतना। देखो इसका कितना है बॉडी बी का? 0.9। इसका कितना है? 0.1। अब ये 0.1 जो है वो 0 के नजदीक है ना। और 0.9 तो हमेशा याद रखना ये बॉडी ज्यादा बाउंस करेगी। ये बॉडी अभी हमने बाउंस करके देखा ही नहीं, अभी हमने बाउंस करके देखा ही नहीं, लेकिन हमने कैलकुलेट करके पता कर लिया यही ज्यादा बाउंस करेगी। बाउंस करने से पहले हमने बता दिया। सर ये कहाँ काम में आता है? क्या फायदा है सबका? भैया बहुत सारी चीजें जो इंसान बनाता है ना, उसको चेक करना पड़ता है। जैसे कि कार्स, ऑटोमोबाइल, चेक करना पड़ता है एक्सीडेंट के बाद क्या होगा इसका। कभी अगर ये गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराई, क्या होगा? अंदर बैठा हुआ आदमी बचेगा कि नहीं? क्रैश होने से क्या होगा पता है आपको? टेस्ट होता है। नहीं सर कहाँ टेस्ट होता है, डायरेक्ट बेच देते गाड़ी। नहीं भाई टेस्टिंग होती है, सुने टेस्टिंग होती है गाड़ियों की। चेक करना पड़ता है कि भाई टिकेगा क्या ये। तो ये सब चीजों में ना ये सब देखना पड़ता है कि रेस्टिट्यूशन कितना है, रेस्टिट्यूशन है भी कि नहीं। ओके बहुत सारी चीजें बनाते ना हम लोग, उसमें सब देखना पड़ता है।
ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है कि नहीं? ओके, अगर आप जाओगे एवरेन, देखो जिम विम में चले जाओ, वहां पे नीचे जो फ्लोरिंग जो होती है ना, उसमें वो रबर का कारपेट होता है, देखा आपने? रबर की कारपेट होती है, क्यों? क्यों? टाइल्स लगाएंगे, किसी से गिरा तो गया, है ना? लेकिन रबर लगाओ तो रबर से क्या होगा? बाउंस होगा, है ना? तो ये सब चीजें इंसान ने स्टडी किया, रिसर्च किया भाई। रिसर्च करने से पता चला, अच्छा ऐसा रहेगा तो ऐसा होगा, अच्छा ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। बात समझ में आई? ये होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के फॉर्मूले से क्या फायदा हुआ कि हम पहले से ही बता सकते हैं, अभी बिना उस ऑब्जेक्ट को एक्चुअली, भाई कोई महंगी चीज है भाई, गिर के बाउंस होगा कि नहीं? ये तो रिस्क हो जाएगा, कभी डाल दिया टूट गया, बाउंस नहीं हुआ तो, है ना? हर चीज को थोड़ी ना एक्सपेरिमेंट करके देख सकते। तो कई बार है ना, चीजों को एक्सपेरिमेंट करने से पहले कैलकुलेशन करके देखते होगा कि नहीं होगा। तो ये उसी का एग्जाम्पल है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपने निकाला, अगर आंसर 1 के नजदीक है, 1 के करीब है, तो भैया ये पक्का बाउंस होगा और अच्छे से बाउंस होगा। लेकिन अगर आंसर 0 के नजदीक जा रहा है, किसके, तो समझ जाना ज्यादा बाउंस होगा नहीं। बात समझ में आया एवरीवन? बस ये वही फॉर्मूले को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। गेम समझ में आया एवरीवन? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, चलो एवरीवन हियर। अब क्या ये सब चीजें यहाँ पे समझाया नहीं है? ओके, ये लोग ये सब चीजें, ये लोग डायरेक्ट आपको बताएंगे ये फॉर्मूला लो, वो फॉर्मूला लो, खत्म करो। ओके, चलो सुनो मेरी बात ध्यान से भी। तो सीन क्या है यहाँ पे देखो, कंसीडर अ कैसा हेड ऑन कोलिजन ऑफ टू बॉडीज, दो बॉडी है, एकदम सामने सामने कोलिजन हुआ एकदम, उसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन मतलब मान लो एक ही ट्रैक पे 2 ट्रेन आ गई, एक ही ट्रैक पे, तो उसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, भाई कोई एक इंसान बाइक चला रहा था, सामने से एक बाइक आ गई, हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन ऑफ 2 बॉडीज, उसमें से एक बॉडी का मास क्या था, दूसरे बॉडी का मास, पहली बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u1, दूसरी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी, हाँ अब क्या हुआ मेरी बात सुनो, लिखा है एज द कोलिजन इज हेड ऑन द कोलाइडिंग मासेस आर अलोंग द सेम लाइन। भैया हेड ऑन कोलिजन मैंने कहा ना भैया, 2 ट्रेन एक ट्रैक पे, 2 ट्रेन एक ट्रैक पे आ गई भैया, मतलब क्या है, दोनों का लाइन एकदम सेम है, कोलिजन के बाद भी और कोलिजन के पहले भी। लिखा है अलोंग द सेम लाइन बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। यूसुफ जोर से पढ़ना, क्या लिखा है? आवाज खोलना जरा, जोर से पढ़। यस, ठीक है, चलो भाई एवरीवन हियर। तो जब वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे, टकराने के पहले की बात चालू है, जब वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे, तब उनकी जो वेलोसिटी है, उनको ये बोलेंगे, सब बोलेंगे क्या, ऑफ अप्रोच। पूरा बोलो ना यार, फटफट बोलो, जोर से नहीं, जोर से बोलो, जोर से बोलो, हाँ। ओके, तो जब दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे टकराने के लिए, तब उनका रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे निकाला जाता है। आपको तो पता है ना, पहले बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या था, u1, दूसरे बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे निकाला जाता है। कैसे सर? u2 माइनस u1। कैसे भाई? u2 माइनस u1। ओके, एक एक चीज को नोट करो भैया, कौन है ये u2 माइनस u1? बोलो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब क्योंकि ये पहले की वेलोसिटी, टकराने के पहले की वेलोसिटी, इसलिए u दी है, और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, इसीलिए नीचे a दिए। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ua इक्वल टू, बोलो ना सब लोग यार, ua, फिर से बोलो जोर से। अच्छा, अभी टकराने की बात ओके, टकराने के बाद क्या होगा, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, है ना, टकरा के पीछे जाएंगे ना थोड़ा सा ऐसा, तो उसको कहते हैं सिंपल इंग्लिश में, और थोड़ा सा बेटर इंग्लिश में, रिसीड। तो अब पहले हमने क्या निकाला, जब एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे, तभी हमने क्या निकाला था, अभी निकालेंगे, सब बोलो, या तो इसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसमें क्या होगा, वही कहानी, पहले क्या हुआ था, u2 माइनस u1, अब क्या होगा, पहले भैया स्टार्टिंग की वेलोसिटी अप्रोच की थी, तभी ua लिखे थे, अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है इसलिए, बस। तो यही है एवरीवन, याद रखना। पहले हमने क्या निकाले, यूसुफ इतना जोर से पढ़ना, अब ये पढ़ जोर से, याद रखना। नॉर्मल इंग्लिश में हम लोग सेपरेशन बोलते, थोड़ा बेटर इंग्लिश में क्या बोलते,
रिसीड होना या सेपरेट होना एक ही चीज है। रिसीड होना, सेपरेट होना मतलब अलग होना, रिसीड होना मतलब वही अलग होकर दूर जाना। ठीक है, चलो भाई अभी सुनो, मेन चीज पे आते। क्या है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला सर? ये है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला। ई कौन है सर? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू माइनस, देखो फॉर्मूले में क्या है, पहले माइनस, ऊपर है वी एस और नीचे है यू ए। मतलब ऊपर क्या है सर? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और नीचे क्या है सर? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, और दोनों के फॉर्मूले हमको मालूम है भाई। वी एस क्या है सब बोलो, और भैया यू ए क्या है सब बोलो। इसलिए ये फॉर्मूला बन गया, यूसुफ जोर से। यस, तो यहीं तक अपने फॉर्मूले है। बस अब आप चाहो तो कॉमन सेंस लगा सकते हो, जैसे कि ये बाहर कौन है, आप चाहो तो उसको अंदर भेज सकते हो। जैसे अगर ये माइनस अंदर जाएगा तो सबकी साइन, तो आप ही देखो प्लस V2 था क्या बन गया, और माइनस V1 था क्या बन गया। तो इसलिए हमने V1 को पहले लिखे क्योंकि उसके पास प्लस हो गया, और V2 को हमने बाद में लिखे। ठीक है, ऐसा करना जरूरी है क्या सर? बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो। कहानी हमारी यहीं तक है मेन। ठीक है, चलो भाई अब आगे की कहानी। इधर 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 इधर, एवरीवन हियर, सुनो भाई क्या लिखा है। फॉर हेड ऑन कोलिजन, हमको मालूम है अगर हेड ऑन ऐसा कोलिजन है, कैसा बोलो जोर से। तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था इलास्टिक कोलिजन क्या है। ओके हाँ, क्या है इलास्टिक कोलिजन? जिसमें लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल रहती है, कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। याद है ना, देखा था अभी अभी। ये देखो अभी हम क्या देख रहे, सब बोलो भाई क्या देख रहे। तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन मतलब ये इलास्टिक है ना, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों। तो हमारे पास यार ये फॉर्मूला तो हमने पहले भी देखा है ना बेटा, इसको पढ़ना M1। हाँ, और इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। वैसे हमने इसको क्या दिया था भाई? क्या दिए थे? हाँ बोलते रहो बराबर। चलो भाई अभी मेरी बात सुनो, अभी काम करेंगे। देखो इधर एक M1 है, और तो एक काम करेंगे आप दोनों M1 को एक साथ ले लेंगे इधर, और सारे M2 को ले लेंगे उधर। तो सारे M1 एक साथ सारे। तो आप ही बताओ एवरन अगला स्टेप क्या होगा। देखो अब मैं यहाँ लिखता हूँ M1U1 माइनस M1V1। सही है, सारे M1 इधर, सारे M2 उधर। तो क्या होगा M2V2 माइनस M2U2। क्या ये सही है ना? इस जोर से पढ़ना है ना। अभी यार एक और चीज, सिंपल सी चीज देखना यार, इधर दोनों के पास क्या है, अगर कॉमन निकाले तो यही मिलेगा, है ना। वो तो चलो दोनों के पास क्या है, अगर कॉमन निकाले तो ये मिलेगा। यूसुफ जोर से। सिंपल है एवरीवन। ओके, ये बीच का एक स्टेप लिख लो ताकि याद रहे कि बीच में ये वाला स्टेप है, जल्दी से। ठीक है, चलो भाई तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं भाई? हम बात कर रहे हैं इसकी, सब बोलो बोलो। तो भाई उसमें दो चीजें इक्वल होती है, एक तो मोमेंटम और दूसरा क्या इक्वल होता है? तो देखो भाई ये कहानी हमने पहले भी सुना हुआ है। काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो आप ही सोचो ना, पहली बॉडी मास m1 वेलोसिटी u1, दूसरी बॉडी मास m2 वेलोसिटी। ये कहानी थी कोलिजन के पहले। कोलिजन के बाद क्या होगा? मास तो वही रहेगा, खाली वेलोसिटी पहले वाले का v1 हो जाएगा, दूसरे वाले का v2। ये सब जोर से पढ़ना है स्टेप। देखो एक सबसे अच्छी बात यह है कि सब जगह हाफ है, तो सारे हाफ क्या हो गए? कैंसिल हो गए। आप भी कैंसिल कर लो, नहीं तो भूल जाओगे कहाँ चला गया बोले अचानक। ओके हियर, ठीक है। अब एवरीवन हाफ को छोड़ के जो बच गया उसके बारे में सोचते। अब सेम वही कहानी देखो यार, जैसे ऊपर की थे वैसी। इन दोनों के पास क्या है? M1। अब आप सोचो, अगर इसको यहां लेके आए और M1 कॉमन निकाले, सोचो यही मिलेगा। कम ऑन, शार्प, है ना, यही मिलेगा। ओके, अब इधर आ जाओ। अगर हमने इन दोनों के पास M2, इसको वहां लेकर गए और दोनों में से M2 हमने, क्या यही मिलेगा? है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं आ रहा है, इतना ध्यान से, सिंपल एकदम। ठीक है, चलो एवरीवन हियर। अब एवरीवन हियर सुनो,
सुनो इधर, अब इधर आ गए हम लोग। हाँ, ये सब जोर से। ओके, अभी यहाँ देखो एवरीवन, ये कुछ फेमस फॉर्मूला है सर। ये कौन सा फॉर्मूला है सर? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इन टू, इसको पढ़ जोर जोर से। तो आप ही सोचो एवरीवन, वही फॉर्मूला अगर यहाँ यूज करें तो क्या ये सही है? कमान यस नो। और वही फॉर्मूला यहाँ यूज किए तो क्या ये सही है ना? क्या हो गया भैया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, और इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 5। ये जोर से पढ़ना 5 वाला इक्वेशन। अबे ना दो इक्वेशन पे एकदम अच्छे से ध्यान देना, इक्वेशन 3 पे और इक्वेशन 5 पे। मैं चाहता हूं सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान दो। 3 5 3 5 3 5 देखते रहो ध्यान से। क्यों सर इसको इतना अच्छे से देखना है? क्योंकि अभी हम इन दोनों इक्वेशन को करेंगे डिवाइड। कैसे? 5 को डिवाइड करोगे किससे? 5 को 3 से, मतलब 5 ऊपर रहेगा और 3 उसके नीचे रहेगा। अभी इमेजिनेशन का खेल है, इमेजिनेशन का खेल है। सोचो ये पार्ट नीचे आ गया, सोचो ये पार्ट नीचे हो गया, तो m1 m1 u1 माइनस v1 भी क्या बचेगा? सही है। अब इधर आ जाओ, सोचो ये पार्ट इसके नीचे आ गया, क्या होगा? m2 m2 v2 माइनस u2 भी क्या बचा? सही है। ये सब जोर जोर से पढ़ना, क्या बचा? बस थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे, जितने भी u है सब एक तरफ ले लेंगे, जितने भी v है सब दूसरी तरफ लेंगे। तो यहाँ पे जो u1 है इसको वहां भेज देंगे, तो प्लस u1 वहां जाके क्या हो जाएगा? ये देखो यही मिलेगा। अच्छा दूसरी बात, ये जो प्लस v2 इधर है उसको यहां लेके आएंगे तो क्या मिलेगा? सही है। ये सब जोर जोर से। ओके, हमने ना यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया था। ओके, ये फॉर्मूला इक्वेशन 1 जरा ध्यान से देखना भाई, इक्वेशन 1 को जरा ध्यान से देखना। ये फॉर्मूला जोर जोर से पढ़ी यूसुफ। अब आप ही सोचो एवरीवन, क्या लिखा है यहाँ पे? यूसुफ जोर से पढ़ना। अब आप सोचो एवरीवन, अगर u2 माइनस u1 की जगह पे ये डाल दिए, क्या डाल दिए? क्या डाल दिए? तो आप ही सोचो v1 माइनस v2 अगर यहाँ पे लिख दूं तो ये दोनों क्या हो जाएगा? और आंसर क्या मिलेगा? 1। वही तो हुआ है भाई। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जोर से पढ़ना। इसको अगर इक्वेशन 1 में डालोगे तो ये मिलेगा, पढ़ो। हाँ, अब u2 माइनस u1 की जगह पे आप क्या डालोगे? क्योंकि दोनों इक्वल है, ऊपर और नीचे दोनों, तो कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या मिलेगा? e इक्वल टू 1। कब 1 मिला सर? याद करो, कब e इक्वल टू 1 मिला? जब हमने ये लिया था। क्या लिया था? सब बोलो, बोलो जोर से। आप सोचो एवरीवन, यहां से लेके ये पूरा थर्ड पॉइंट में क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? और उसका आंसर हमको कितना मिला? और मैंने आपसे कहा था जब आंसर ई का 1 मिले या 1 के करीब मिले, समझ जाना। और बाउंस होगा ही ना, क्योंकि कैसा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन है। लेकिन अगर हमने ये ले लिया, क्या ले लिया सर? सब पढ़ो जोर से, बोलो। अब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है पता है एवरीवन? एक सिंपल सी चीज समझ लो एकदम आसानी से। क्या लिखा है? बोलो जोर से। आप ही सोचो, अगर ये दोनों इक्वल हो गए, v1 इक्वल टू v2 इक्वल हो गया, तो यार ये तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हमारा जो फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था इसको बोलना? आप ही सोचो ना, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? बोलो ना। नहीं, खाली क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में? 0। सीधा बैठो एकदम। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? अगर न्यूमरेटर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में कुछ भी रहे, आंसर हमेशा। इसीलिए एवरीवन यहाँ पे लिखा है ई का आंसर क्या आएगा? कब की बात है ये?
जोर से बोलो। हाँ सर, क्यों इक्वल हुए दोनों? क्योंकि हमने पढ़ा था परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में, कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज साथ में मूव होते विद द सेम वेलोसिटी। हमने पढ़ा था परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का डेफिनेशन यहीं पे पढ़ा था हमने। ये देखो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का डेफिनेशन पढ़ा था। पढ़ जोर से। फिर से पढ़ जोर से। सोचो आपने क्या पढ़ा था, खाली पढ़ो मत, खाली देखो मत, सोचो और याद रखो भाई। क्यों इक्वल लिए V1 और V2 को? क्योंकि कोलिजन के बाद यहाँ लिखा है दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाती है, यानी सेम हो जाती है। ओके, कौन सा कोलिजन है ये भाई? इसीलिए तो एवरीवन, यहाँ पे हमने ना, यहाँ पे हमने ये लिए, क्या लिए बोलो? क्योंकि और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में V1 इक्वल टू V2 हो जाता। तो इसके वजह से हमारा जो फॉर्मूला था ना, क्या फॉर्मूला था यूसुफ? हाँ, अब ये दोनों इक्वल हो गए। अब इक्वल हो गए तो भैया ये जीरो हो गया, है ना? अब वो जीरो हो गया तो पूरा का पूरा आंसर क्या हो गया? जीरो। किस E इक्वल टू जीरो कब हुआ? और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आंसर जीरो आए या जीरो के करीब आए, आंसर जीरो आए या जीरो के, तो बाउंस कम होगा या तो नहीं होगा। और ऑब्वियसली ऐसा होना ही है क्योंकि इस बार कोलिजन कैसा है? इनइलास्टिक। ठीक है, यही बात है। तो यार, एक चीज जब दूसरी चीज पे गिरती है तो टूटेगी कि नहीं टूटेगी, बाउंस होगा या नहीं होगा, वो इन कैलकुलेशन से पहले ही चेक करते हैं। ये जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो लोग चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते, वो लोग पहले से ही चेक करते इन फॉर्मूले से। कभी कभी आपने देखा होगा ना, वो लोग ऐड करते, भैया ये वाला फोन इतनी हाइट से गिरा तो भी टूटा नहीं, है ना? या ये वाली चीज को आप ऐसा फ्लैप ओपन कर सकते हो, मोड़ सकते हो इसके स्क्रीन को। आजकल ऐसे ऐसे फोन आ रहे। क्यों ऐसा कर रहे? क्योंकि उनका E इक्वल टू 1 के करीब है। वो आराम से एवरीवन इलास्टिसिटी, मतलब तोड़ोगे गिराओगे कुछ होता नहीं है, मतलब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि उनका E इक्वल टू 1 के करीब है। अगर E इक्वल टू 0 के करीब हो गया तो भैया फिर संभाल के रहना है, वो चीज गिरेगी तो टूट सकती है, बाउंस नहीं होगा। और जो बाउंस नहीं होता वो टूट जाता है। सही है एवरीवन, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो भाई।